हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। इस वीडियो से पहले मैं आपको 7 वीडियोस प्रोवाइड करवा चुका हूं जिनमें मैंने इंटीग्रेशन तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। सभी वीडियोस का लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना। कमिंग टू दिस वीडियो, ठीक है ना, कमिंग टू दिस वीडियो एंड अगर बताऊं मैं आपको इसके पहले वाली वीडियोस तो ये वाली हैं टोटल यार, ठीक है ना। ये अपने पास में टोटल वीडियोस हैं। चैप्टर 1 2 यहाँ पे है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 की 2 वीडियो है। इंटीग्रेशन अलग है, डेफिनेट इनडेफिनेट इसी में है और ये एक अलग है, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन अलग है, छोटा सा वीडियो है वो वाला। तो टोटल ये 7 वीडियोस हो चुकी हैं। ये वाली 8th नंबर की वीडियो अभी आप देख रहे हैं, ठीक है ना। ये वाला हमारी 8वीं वीडियो है। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। वेरी 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 से भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आएगा। तो ऑर्डर और डिग्री का प्रोडक्ट आपको बताना है ना। जो ऑर्डर है जो डिग्री है उसको मल्टीप्लाई करके बताना है आंसर क्या है। तो आप यहाँ पे देखो भाई, ये पहला डेरिवेटिव है, ये दूसरा डेरिवेटिव है। तो ऑर्डर का मतलब है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, कितना ज्यादा से ज्यादा डेरिवेटिव प्रेजेंट है हमारे इक्वेशन में। तो इसमें दो डेरिवेटिव प्रेजेंट है ना। एक तो वन डेरिवेटिव है और एक सेकंड डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट कौन है? सेकंड हाईएस्ट है, तो ऑर्डर 2 है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में जो ऑर्डर है, ऑर्डर को मान लो ए है, तो वो ए कितना आ गया जी? अपने पे 2 आ गया। फिर इसके बाद में डिग्री क्या है? तो डिग्री का मतलब पावर ऑफ द ऑर्डर, ठीक है ना, पावर ऑफ द ऑर्डर। ये जो ऑर्डर 2 है, इस ऑर्डर 2 का पावर कितना है? ठीक है, ऑर्डर 2 का पावर कितना है? तो ऑर्डर 2 पे अगर आप यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ पे पावर है ही नहीं, पावर है ही नहीं, यानी कि पावर यहाँ पे 1 है। तो जो डिग्री है कुल मिलाकर के वो 1 है, ठीक है। ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है। तो हम कहेंगे जो प्रोडक्ट है वो a इंटू बी है, a इंटू बी यानी कि 2 इंटू 1 है, 2 इंटू 1 यानी कि 2 है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, जहां पर ऑप्शन पर 2 नजर आए उस पर टिक कर देना, या फिर ये असेंशन रीजन में भी आ सकता है। कुल मिला के सेक्शन ए में रहेगा ये, ठीक है ना, कुल मिला के सेक्शन ए में रहेगा। तो ध्यान से कर देना इसको बढ़िया से, ठीक है। फिर ये वाला देखो, इसमें आपको एडिंग करना है, जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करा, इसमें एडिंग करना है। तो जो ऑर्डर है और डिग्री है उसको एडिंग करो। तो जरा चेक करो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना प्रेजेंट है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये पहला ऑर्डर, ये दूसरा ऑर्डर, तीसरा ऑर्डर, तो यानी कि ऑर्डर तीसरा है। 3 ऑर्डर तक का डेरिवेटिव है, तो ओ फॉर ऑर्डर, यानी कि क्वेश्चन कहता है ओ फॉर ऑर्डर को ए मानो। तो जो ए फॉर ऑर्डर है वो कुल मिलाकर के 3 है, ठीक है। फिर बी फॉर डिग्री कितना है? तो बी फॉर डिग्री इस ऑर्डर पे पावर क्या है? तो तीसरे ऑर्डर पे 2 पावर है, तीसरे ऑर्डर पे 2 पावर है, इसका मतलब है बी वैल्यू 2 है। इन्हें आपको एडिंग करना है, क्वेश्चन कहता है प्लस कर दो। तो a प्लस बी कर दोगे, 3 प्लस 2 यानी कि 5 आ गया। कल को क्वेश्चन कह सकता है कि मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर देना। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो 6 हो जाएगा। कल को क्वेश्चन बोलेगा 2a प्लस में 3b की वैल्यू बताओ कितनी है, तो 2 को a से मल्टीप्लाई कर दो और b को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 से आंसर आता है 12। तो जैसे भी क्वेश्चन बोले आप आराम से कर लेना, घबराना मत, ठीक है ना। ऑर्डर डिग्री फाइंड कर लो, ऑर्डर डिग्री फाइंड करने के बाद जैसे क्वेश्चन बोले वैसे कर दो। समझ गए बात को? तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। इसके बाद देखिए ये वाला, ठीक है। ये तो आपको दिख ही रहा है एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो कहते हैं ये y अगर इक्वल टू में ये है, ठीक है, तो ये इन चार में से किस ऑप्शन के सॉल्यूशन से मैच करेगा। यानी कि आप कह सकते हैं ये वेरिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको वेरीफाई कर लो। इसका डेरिवेटिव करके नीचे के 4 ऑप्शंस के इक्वल लेके आ जाओ। तो 4 ऑप्शंस में आप देख पा रहे हैं सिंगल डेरिवेटिव भी है, डबल डेरिवेटिव भी है ना। और अगर आप ऑप्शन ना भी देखें तो भी यहाँ पे ए और बी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब है 2 बार डेरिवेटिव करना है, ठीक है। 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू e नेगेटिव x है, एडिशन में ax है, एडिशन में b है। तो मैंने y डैश करा पहला डेरिवेटिव, e नेगेटिव x, साथ में नेगेटिव x माइनस 1, ax का वैल्यू a और b का वैल्यू 0। तो भाई y डैश का आंसर है माइनस में e नेगेटिव x और प्लस में a, ठीक है भाई। ये आपके पास में आंसर निकल के आता है, ठीक है। अब एक और डेरिवेटिव तो y डबल डैश, ठीक है, एक और डेरिवेटिव तो y डबल डैश। तो माइनस में सेम रहना है और एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव एक्सपोनेंट है, माइनस x की वैल्यू -1 है, a का वैल्यू 0 है। तो y डबल डैश का आंसर माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, तो e नेगेटिव x है, ठीक है भाई।
y डैश का वैल्यू e नेगेटिव x है। और ये चारों ऑप्शन देखो, इन ऑप्शन में जहाँ पे डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव में कहीं पे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव पावर यहाँ पर है, लेकिन नेगेटिव पावर इस इक्वल टू में नहीं है। इस तरीके से करके अगर इसको देखेंगे तो उसको थोड़ा हमें वैसा बनाना पड़ेगा। वहां पे प्लस पावर है ना, माइनस पावर तो मैच हुआ नहीं इस वाले से, तो बी वाले से मैच करवाना पड़ेगा। तो आप इसको लिखो y डैश इक्वल टू में इसको प्लस पावर कर लो, ऐसे हो जाएगा ex, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर दो ex इंटू में y डबल डैश इक्वल टू में 1। तो यही वाला ऑप्शन जो है बी में दिया हुआ है आपको। ठीक है भाई, बी फॉर बॉल जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके जी, बी फॉर बॉल जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन 1 मार्क्स, वेरिफिकेशन बेस्ड फोकस करता है, तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतना डेरिवेटिव, सिंपल। ठीक है, इसके बाद ये वाला देखिए। ठीक है, कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। जैसे हमने यहाँ पे वेरिफिकेशन करा इस तरीके से कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, बल्कि इसको आप वेरीफाई नहीं कह सकते, ये भी हमने एक तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनाया है। दिस इज ऑल्सो ए डिफरेंशियल इक्वेशन ना, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। y इक्वल टू में ए ई बी एक्स दिया हुआ है और मेंशन करा हुआ है ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। ए और बी हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो ये भी एमसीक्यू में आएगा जैसे ये वाला आया हुआ है। ठीक है, जैसे ये वाला आया हुआ है वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी एमसीक्यू में आएगा। तो 2 बार डेरिवेटिव करना है आपको। ठीक है, वैल्यू आपको दिया हुआ है, y का आंसर है a के साथ में e पावर पे bx। ठीक है भी, y के साथ में a पावर पे e bx। तो डेरिवेटिव करो, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव करो y डैश में a सेम रहेगा, ये जो ई बी एक्स है ई बी एक्स भी सेम रहेगा, बी एक्स का डेरिवेटिव बी आएगा, तो हमारे वाई डैश का आंसर आता है ए इंटू बी इंटू में ई बी एक्स। ठीक है भाई, ए इंटू में बी इंटू में, इस तरीके से करके हमारे पास वैल्यू बनती है। ठीक है, अब इसमें आप एक काम करो, ये जो बी है ना उसे अलग कर लो। ठीक है, बी को आगे कर लो और साथ में ए ई बी एक्स ऐसे कर लो। ठीक है, ऐसे करने से होगा क्या, ये जो वैल्यू है ना ये कंप्लीट वैल्यू आपकी इस y के इक्वल चली जाएगी। ठीक है ना, ए ई बी एक्स जो है वो आपके y के इक्वल हो जाएगा। तो आगे इसको नोट करेंगे हम, y डैश इक्वल टू ये है, फिर y डैश इक्वल टू में b है और b के साथ में ये y है, जिसको आप सिंपल सा वाई बी या फिर बी वाई लिख सकते हैं। तो पहला डेरिवेटिव करा तो आंसर आता है अपने पास में वाई डैश इक्वल टू बी वाई। ठीक है भाई, वाई डैश इक्वल टू बी वाई। अब आप इसका डेरिवेटिव कर लें। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करें तो y डैश का डेरिवेटिव विल बी द y डबल डैश, b सेम रहेगा, और y का डेरिवेटिव विल बी द y डैश। ठीक है ना, y का डेरिवेटिव विल बी द y डैश। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ करके आपको b हटाना है, आंसर यहीं से निकल के आएगा, बस यहाँ से b रिमूव कर लो। तो b रिमूव करने के लिए आप इस इक्वेशन का यूज कर लो। ठीक है ना, यहाँ पे लिखो भाई b का वैल्यू जो है ये है y डैश के डिनोमिनेटर में y। ठीक है, b का वैल्यू जो है y डैश के डिनोमिनेटर में y है, तो इसे वापस वहां पे नोट कर दो। ठीक है, तो y डबल डैश है इक्वल टू में y का वैल्यू है y डैश के डिनोमिनेटर में y और साथ में आता है y डैश। y को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई y इंटू में y डैश। ठीक है, y इंटू में y डैश इक्वल टू रहता है y डैश इंटू में y डैश। y डैश हो गया है y डैश का स्क्वायर और यहाँ पर है y इंटू में y डैश। ठीक है भाई, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, y इंटू में y डैश इक्वल टू में y डैश का स्क्वायर। ठीक है, y डैश इक्वल टू में y डैश का स्क्वायर। फाइनल आंसर में कहीं पे भी ना a है ना b है, तो डेट इज द फाइनल आंसर। ठीक है भाई, ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो जिस भी आपके क्वेश्चन मतलब पेपर में ऑप्शन पे ये वाला होगा उस पर टिक कर देना। ठीक है, अगर ऐसे नहीं होगा तो इसको यहाँ पे लाके माइनस करवा रखा होगा। थोड़ा सा अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा, देख लेना, जैसे भी अरेंजमेंट होगा उस पर टिक कर देना आप। ठीक है, ओके, नाउ कम टू दिस नंबर। ठीक है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट यार, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत ही ज्यादा का मतलब है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो आप देखो क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स एक इंडिपेंडेंट टर्म है या नहीं है। तो dy बाई डी एक्स के साथ में x है, इंडिपेंडेंट टर्म नहीं है, तो मेक इट इंडिपेंडेंट टर्म। कैसे बनाएंगे, इस x को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो x वैल्यू है अपने पे दे रखा है क्वेश्चन में, x वैल्यू है, x के साथ में dy बाई डी एक्स है। ठीक है, हमने इसको डिवाइड करना है x से, फिर एडिंग है 2 इंटू वाई है, डिवाइड करना है x से, और इक्वल टू में x पावर 2 है, डिवाइड करना है x से। यहाँ पे कैंसिल हो गया तो dy बाई डी एक्स है। ठीक है भाई, dy बाई डी एक्स है इक्वल टू में, इक्वल टू नहीं है सॉरी प्लस है,
डी वाई बाई डी एक्स प्लस, इसे लिख दो 2/x है ये, ठीक है, 2/x है और साथ में y ऐसे अलग कर लो इसको, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स है, 2/x है और y है, और यहाँ पे कैंसिल करोगे तो x है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स एक इंडिपेंडेंट टर्म है। तो इस इंडिपेंडेंट टर्म में जो y का कोफिशिएंट है उसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्सपोनेंट पर, तो वी विल गेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो आगे हम नोट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्सपोनेंट पे इंटीग्रेशन करना है जो y का कोफिशिएंट है। तो 2/x है ना, तो 2/x का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, 2/x का इंटीग्रेशन 2 सेम रहेगा, 1/x log x हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर बन के आएगा e की पावर पे 2 है और साथ में log x है, ठीक है भाई, e की पावर पे 2 है और साथ में log x है। आपको इंटीग्रेशन करते वक्त आपको याद होगा पहली एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन थे जिनमें मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंट और वेरिएबल आपस में चेंज हो जाता है। तो एक्सपोनेंट और वेरिएबल चेंज करेंगे तो नंबर जो वेरिएबल x है वो नीचे आ जाएगा, 2 सेम रहेगा और साथ में log e हो जाएगा। log e की वैल्यू आपको मालूम 1 होती है, तो x पावर 2 के साथ में 1 है, यानी कि आंसर x पावर 2 है, ठीक है भाई, x पावर 2 है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, जहां पर x पावर 2 आपको नजर आए उस पर टिक कर देना, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x पावर 2। कल को क्वेश्चन बोले कि अगर इसको सोल्व करो, ठीक है, तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने आपको बता दिया। और अगर बोलता है सोल्व करने को, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे कि आंसर क्या होता है। तो आंसर होता है y को मल्टीप्लाई करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, इक्वल टू में q, q यानी कि ये जो इक्वल टू में लिखा हुआ है ये वाला वैल्यू q है, तो इक्वल टू में q को मल्टीप्लाई करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से और इसका इंटीग्रेशन कर दो x के रिस्पेक्ट पे और एडिंग कर दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये यहाँ से आपका आंसर आ जाता है। तो y के साथ x पावर 2 आ जाएगा, है ना, y x पावर 2 आ जाएगा, इंटीग्रेशन q की वैल्यू x है, x के साथ में x पावर 2 आएगा, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट ये c हटा दो, बाद में अपने आप लगा देना आप, ठीक है। ये बनेगा आपके पास y इंटू एक्स पावर 2 इक्वल टू में इंटीग्रेशन करना है x पावर 3 का, तो भाई x पावर 3 का इंटीग्रेशन x पावर 4/4 है, एडिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, y इंटू एक्स पावर 2 है, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरीके से हो जाएगा, समझ पा रहे हो बात को। दिस इज द आंसर और दिस इज द अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अगर कंप्लीट सॉल्व करने को आए 2 मार्क्स में तो पूरा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आपको इस तरीके से कुल मिलाकर के पूरा सॉल्व कर देना है, ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स। आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं, ठीक है ना। सिंपल आपको सॉल्व करना है, सिंपल सिंपल सॉल्व है, सिंपल सिंपल सॉल्व है। तो वी विल सॉल्व दिस बाय द वेरिएबल सेपरेबल, है ना, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। तो हमें दिया गया है x पावर 5 है, ठीक है भी, x पावर 5 है, साथ में dy अपॉन में dx है और इसके इक्वल में माइनस में y पावर 5 है। तो यहाँ पे dy आएगा, ये y पावर 5 यहाँ पे आएगा, तो डिनोमिनेटर में y पावर 5 है और यहाँ पे 1 लिख देंगे। इक्वल टू में यहाँ पे हमने ट्रांसफर करा है तो -1 लिख लो। x पावर 5 यहाँ पे डिवाइड में आएगा तो x पावर 5 है और dx यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा तो dx आ गया। इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है भाई, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन करने के लिए पहले इसको नेगेटिव में आप कन्वर्ट कर लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ y माइनस में 5 ऑफ dy और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन माइनस के साथ x पावर -5 ऑफ dx। फटाफट स्पीड से इंटीग्रेशन कर देंगे, जो आंसर बनेगा वही क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। -5 है तो -5 में +1 करो, -5 + 1 -4 होता है, तो आपको लिखना है x y पावर -4, y पावर -4 के डिनोमिनेटर में -4 है इक्वल टू, यहाँ पर माइनस तो है ही है, x पावर पे -4 है, डिनोमिनेटर पे -4 है और एडिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है भाई। इंटीग्रेशन हो गया है और एडिंग मतलब c वैल्यू हमने नोट कर दी है। इसको प्लस पावर में कन्वर्ट करते हैं तो ये नीचे 4 रहेगा, 4 के साथ में y पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। माइनस को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो -1/4y4 ऐसे आया। यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, डिनोमिनेटर में 4 इंटू में x पावर 4 है, ऊपर कुछ लिखना पड़ेगा तो ऊपर 1 आएगा और यहाँ पे एडिंग में c रहेगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर बनता है। ये नेगेटिव टर्म थोड़ी अजीब सी लग रही है, नेगेटिव को वहाँ पे ट्रांसफर कर लो माइनस में तो और फाइनल आंसर लिख दो। तो 1 के डिनोमिनेटर में 4 इंटू में x पावर 4 है,
ठीक है भाई, 1 इंटू में 4 इंटू में एक्स पावर 4 है, एडिंग करेंगे 1 के डिनोमिनेटर में 4 इंटू में वाई पावर 4, एडिंग करेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इक्वल टू में 0। दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या आपको बात समझ आ रही है? बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। तो 2 मार्क्स, ठीक है ना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन विदाउट चॉइस, ठीक है ना, बिना चॉइस के क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में। ओके, इस पे आ जाइए। देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए पहले यहाँ पे ई वाई कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके स्टेप को ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, वैल्यू दिया गया है अपने को डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल टू में एक्सपोनेंट पे x प्लस में y है और एडिशन में x पावर 2 इंटू में ई वाई है। तो इसको प्लस के साथ में सेपरेट करेंगे तो ई एक्स के साथ में ई वाई हो जाएगा और एडिंग में x पावर 2 के साथ में ई वाई आएगा। ई वाई कॉमन, ठीक है भाई, ई वाई कॉमन है, ब्रैकेट में ई एक्स के एडिशन में x पावर 2 है। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बिल्कुल सेम चलता रहेगा। ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स। अब हम यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो ई वाई यहाँ पर आ गया, तो डी वाई के डिनोमिनेटर में ई वाई है इक्वल टू में डी एक्स यहाँ पे चला गया, तो ई एक्स के एडिशन में एक्स पावर 2 है और साथ में डी एक्स है। इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे तो e माइनस वाई है साथ में डी वाई है इक्वल टू में इंटीग्रेशन एक्सपोनेंट है साथ में एक्स पावर 2 है और ऐसे करके dx है। ठीक है, अब हमें इसको देखना है भी इसका आंसर क्या बनता है फटाफट से, है ना। पहले कॉमन कर लिया और फिर अब इंटीग्रेशन कर देंगे फटाफट। तो e नेगेटिव वाई, ई नेगेटिव वाई यानी कि ई नेगेटिव वाई, डिनोमिनेटर में y का कोफिशिएंट -1 है। ठीक है, इक्वल टू में ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स है, एक्स पावर 2 पे 3 और 3 हो जाएगा और एडिंग में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो माइनस है ऊपर की तरफ आ जाएगा, या इसको आप रेसिप्रोकल करके, चलो माइनस को ऊपर कर लो आप, माइनस में ई नेगेटिव वाई हो जाएगा इक्वल टू में ई एक्स है, एडिशन में एक्स पावर 3 अपॉन में 3 है और एडिशन में सी है। जो ये ई नेगेटिव वाई है, ठीक है, ई नेगेटिव वाई को प्लस कर लो आप तो बनेगा -1 के डिनोमिनेटर में ई वाई है इक्वल टू में सिंपल सा ई एक्स है, एडिशन में एक्स पावर 3 के डिनोमिनेटर में 3 है, एडिंग में सी है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, दिस इज द आंसर। जितना क्वेश्चन, जितना आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर सको उतना कर देना, बस सिंपल आंसर। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल आंसर, 2 मार्कर क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आ सकता है। ओके, इसके बाद देखिए आप, ये वाला नंबर आता है। ठीक है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अगर ये पर्टिकुलर वर्ड ना लिख के देता तब भी हमें ये कंडीशन गिवन है, तो यानी कि इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी फाइंड करना होगा। ठीक है, तो 2 है, log है, x है और 1 है, ये तो यार डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेट हो रखा है, बस dx को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हो गया वेरिएबल सेपरेट, है ना। तो इसको लिखते हैं, देखो दिया हुआ है dy, डिनोमिनेटर में है अपने पास में dx और इक्वल टू में, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लो तो 2 इंटू एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू एक्स इंटू लॉग एक्स के एडिशन में x, dx को यहाँ पे करेंगे तो dy है, dy इक्वल टू में 2 इंटू एक्स इंटू लॉग एक्स है, फिर इसके एडिशन में x है और यहाँ पे ऐसे dx है। ठीक है, अब इनका इंटीग्रेशन करना है और इसका इंटीग्रेशन ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये dy का मतलब यहाँ पे सिंपल सा y हो गया। ठीक है ना भाई, dy यानी कि 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन में वेरिएबल आपको नोट करना है, तो 1 का 1 के साथ में y आ जाएगा, तो y आ गया। अब 2x log x, ठीक है ना, 2x log x, तो भाई 2x log x जो है यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड आइलेट प्रॉपर्टी बाय पार्ट्स अप्लाई करना है। तो बाय पार्ट्स अप्लाई करने में ये जो नंबर 2 है उसको सेम रहने दो, बाकी x और log में log पहले है तो फर्स्ट फंक्शन है, x बाद में है तो सेकंड फंक्शन है। log पहला फंक्शन है तो ब्रैकेट में हम नोट करेंगे log सेम रहेगा, ठीक है ना, log x सेम रहेगा, मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन तो x पावर 2 अपॉन में 2 होगा माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और फर्स्ट का इंटीग्रेशन x पावर 2 अपॉन में 2, ये जो मल्टीप्लाई बना है इसका दोबारा से इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट पे। ठीक है, 2 खाली इतने इंटीग्रेशन पे रहेगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर इस वाले x का इंटीग्रेशन करना है तो x पावर 2 अपॉन में 2। ठीक है भाई, ये आइलेट प्रॉपर्टी यहाँ तक काम करेगी तो यहीं तक 2 मल्टीप्लाई होगा, बाकी वो वाला अलग से इंटीग्रेशन है। ठीक है, अभी हमने फाइनल इंटीग्रेशन नहीं करा, जब फाइनल इंटीग्रेशन करेंगे तब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे, अभी नहीं करना। ठीक है,
आगे आप इसको नोट करेंगे, y का वैल्यू जो है 2 है, ब्रैकेट में इनको मल्टीप्लाई करके x पावर 2 के साथ में log x है और इन सबके डिनोमिनेटर में 2 है, माइनस ये वाली वैल्यू सोल्व होके बनती है आपके पास में सिंपल x, ठीक है ना, ऐसे x बाय 2 आता है। तो x बाय 2 का इंटीग्रेशन करोगे तो भाई 1 बाय 2 अलग हो जाएगा और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन में 2 आएगा, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और प्लस में x पावर 2 बाय 2 आएगा, ठीक है भाई। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे हमने पूरा इंटीग्रेशन कर दिया, तो एडिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा 2, ये जो 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाओगे 2 2 कैंसिल, तो रिमेनिंग रहता है x स्क्वायर के साथ में log x, ठीक है। फिर ये 2 और आगे जाएगा तो ये वाला 2 कैंसिल, ये वाला 2 आ जाएगा, तो माइनस में x पावर 2 अपॉन में 2 है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब फिर ये वाली वैल्यू आती है, प्लस में x स्क्वायर अपॉन में 2 है और एडिशन में c है, ठीक है भी, ये आपके पास में वैल्यू बनती है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से करना है, बिल्कुल ध्यान से, जो नंबर 2 है वो इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, वहां पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना, वहां पे मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसे हमें अब करना है, ठीक है। और यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देखो ये दो दो टर्म कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो आंसर बनता है y इक्वल टू में x पावर 2 इंटू में log x, ठीक है, x पावर 2 इंटू में log x एडिशन में c। यहाँ पे अब आपको देखना है कि भाई c वैल्यू क्या बनती है, ठीक है, इसमें हम देखेंगे c वैल्यू क्या बनती है और उसके लिए क्वेश्चन कहता है y 0 है तो x 2 है, ठीक है, y 0 है तो हमारे x का वैल्यू जो है वो 2 है, तो उसी को हम यहाँ पे नोट करते हैं, ठीक है भी, y का वैल्यू 0 है और हमारे x का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे y 0 हो गया है इक्वल टू x वैल्यू 2 है तो 2 पावर 2 है और साथ में log 2 है, ठीक है भी, 2 पावर 2 है साथ में log 2 है और इसमें भी आपको एडिंग करना है c वैल्यू, तो ये आता आपके पास में 4 है, ठीक है, वैल्यू 4 बनती है, तो 0 इक्वल टू में 4 है साथ में log 2 है, ठीक है भाई, 4 log 2 है और एडिंग में c है, c वैल्यू को फाइंड करना है तो ये प्लस यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपने नोटिस करा कि c वैल्यू जो है माइनस में 4 log 2 है, ठीक है ना भाई, जो c वाला आंसर है माइनस में log 2 है, तो जो c वैल्यू है उसको यहाँ पे नोट कर दो, ठीक है। तो y वाला आंसर आता है आपके पास में x पावर 2 है साथ में log x है और माइनस में 4 log 2 है, ठीक है भाई, यह हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ठीक है, दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। हमने जब क्वेश्चन को स्टार्ट किया था सोचा भी नहीं होगा कि दोनों टर्म यहाँ पे आके कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन हो गई तो हो गई, क्या कर सकते हैं, ठीक है, हमने अपने हिसाब से सही करा है, थोड़ा ध्यान से आप इसको करिएगा बस, जो नंबर 2 है वो खाली इस ब्रैकेट तक मल्टीप्लाई होगा, आगे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है, और ब्रैकेट तक मल्टीप्लाई करा तो वो भी ध्यान से, ठीक है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा कैंसिल, 2 आगे मल्टीप्लाई होगा, एक 2 कैंसिल और बाकी रिमेनिंग रहेगा, और फिर वो लास्ट वाला प्लस वाला आया और तो कैंसिल होके वैल्यू आ गया, ठीक है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ कम टू दिस नंबर, ठीक है ना, बहुत ही वेरी वेरी गुड वाला क्वेश्चन है ये, बहुत ही वेरी वेरी गुड, ठीक है। dy बाई डी एक्स है, x प्लस 2y स्क्वायर है, y है, तो पहले आप देखो, ट्राई करो, सोचो इसको कि वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, वेरिएबल सेपरेट करने के लिए ये y को यहाँ पे लाना पड़ेगा, dx को वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, तो dx यहाँ पे चला जाएगा लेकिन ये x यहाँ पे सेपरेट नहीं हो पाएगा, है ना, वैल्यू x जो है वो सेपरेट नहीं हो पाएगी, तो इसमें वेरिएबल सेपरेट अप्लाई नहीं होगा, वेरिएबल सेपरेट से आगे dy बाई डी एक्स आता है, यानी कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये दोनों टर्म वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगी, तो dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स का आंसर बनता है y के डिनोमिनेटर में x प्लस में 2y स्क्वायर, ठीक है, ये वाला आंसर बनता है। अगर ये आंसर ऐसे बनता है तो इससे भी बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो ऐसा चाहिए होता है, dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स के एडिशन में p इंटू एक्स है इक्वल टू में q है, एक तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पे p एंड q जो है ये हमारे फंक्शन होते हैं, ठीक है, ये हमारे फंक्शन होते हैं x टर्म वाले, ठीक है ना, x टर्म वाले ये हमारे फंक्शन होते हैं, और p के साथ में यहाँ पे y करो, ठीक है, p के साथ में यहाँ पे y करो, तो dy बाई डी एक्स एडिशन में py इक्वल टू में q ऐसे करके, जहाँ पे p और q हमारे x वाले फंक्शन होते हैं, यानी कि क्वेश्चन में आपको x वेरिएबल ज्यादा नजर आएगा, है ना, x वेरिएबल ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि p और q x टर्म्स में लिखे जाते हैं, तो x वाली वैल्यू ज्यादा नजर आएगी आपको। इसके अपोजिट में एक डिफरेंशियल इक्वेशन इसका रेसिप्रोकल होता है dx अपॉन में dy, dx अपॉन में dy के एडिशन में px के इक्वल टू में q
जहाँ पे p और q हमारे y टर्म्स के फंक्शन होते हैं। ठीक है भाई, ये हमारे फंक्शंस होते हैं इन टर्म्स ऑफ y टर्म। ठीक है, y टर्म्स वाले फंक्शन होते हैं, यानी कि क्वेश्चन में आपको y y y y y y ज्यादा नजर आएगा। तो वही है, यहाँ पे ये भी y है, वो भी y है, y ज्यादा नजर आ रहा है। तो ये सेकंड वाले क्वेश्चन कंडीशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाली कंडीशन का क्वेश्चन है। अपनी इस वाली बात को मैं एक बार आपको वेरीफाई कराता हूँ। एक हमने अभी ऊपर किया था ना क्वेश्चन, देखो इस वाले क्वेश्चन में, इसमें मुझे देख के बताओ आपको x ज्यादा नजर आता है या y ज्यादा नजर आता है। ठीक है, तो y तो एक ही बार है, x यहाँ पे 2 बार है। तो ये सिंपल वाला क्वेश्चन था, dy बाय dx वाला था, है ना। और ये जो अभी हम कर रहे हैं इसमें सिर्फ y नजर आता है, तो ये सेकंड वाला है। dx अपॉन में dy बनेगा ये। ठीक है, dx अपॉन में dy बनेगा, ये इधर आएगा, ये डिवाइड आएगा, ये डिवाइड आएगा। ठीक है, चलो लिखते हैं, बारी बारी करके लिखते हैं। x के एडिशन में 2y² है, विद इन द ब्रैकेट में dy बाय dx है। ठीक है, dy बाय dx है और इक्वल टू में सिंपल y है। y डिवाइड हो जाएगा तो x प्लस में 2y² है, डिनोमिनेटर में y है, और इसके साथ में जो dy बाय dx है वो इक्वल टू में जाके dx ऊपर। ठीक है ना, dx ऊपर और dx बिल्कुल नीचे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, dx अपॉन में dy। अब इनको यहाँ पे आप सेपरेट कर दो। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन में y एडिशन में 2 इंटू में y पावर 2 अपॉन में y इक्वल टू में dx अपॉन में dy। ठीक है, यहाँ पे बनेगा x बाय y है, इसके एडिशन में 2 इंटू वाई है और इक्वल टू में dx अपॉन में dy है। ठीक है, dx अपॉन dy है। अब यहाँ पे देखो dx अपॉन dy के साथ में px होना चाहिए, तो px यानी कि x वाली टर्म को यहाँ से वहां लेके जाना पड़ेगा, बल्कि मैं इसको पहले नोट कर देता हूँ। dx अपॉन में dy है। ठीक है, इसको हमने पहले नोट कर दिया, dx अपॉन dy है। फिर ये नेगेटिव में आएगा तो माइनस में x अपॉन में y है, और इसके इक्वल टू में सिंपल सा 2y है। ठीक है, इक्वल टू में सिंपल सा 2y है। x के साथ में जो नंबर लिखा जाएगा वो p वैल्यू रहती है। इसको एक स्टेप और हम नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नोट करते हैं, चलो यहीं पे नोट, या यहाँ पे नोट करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे नोट करते हैं, dx के डिनोमिनेटर में जो dy है, -1/y अलग कर लो आप। ठीक है, माइनस में 1/y आप अलग कर लो ब्रैकेट लगा के। ठीक है, -1/y अलग और x अलग हो गया, और इक्वल टू में सिंपल सा 2y है। ठीक है, तो ये अपने पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, ये वाला, जहाँ पे p एंड q y टर्म्स वाले फंक्शन हैं और dx अपॉन dy वाली फॉर्म है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इनको कंपेयर कर लो। ठीक है ना, इन दोनों को आप आपस में कंपेयर कर लो। कंपेयर करोगे तो p का वैल्यू है -1/y। ठीक है ना, कंपेयर करने पे p का वैल्यू -1/y है, और साथ में q का वैल्यू ये जो इक्वल टू में है 2 इंटू y है। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि एक्सपोनेंट की पावर पे इंटीग्रेशन करेंगे p का विद रिस्पेक्ट टू y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू में एक्सपोनेंट का पावर पे -1/y है, -1/y ऑफ dy है, -1/y यानी कि माइनस log y। ठीक है भाई, माइनस में log y, e और y आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो y माइनस में log e हो जाएगा। log e 1 होता है तो वैल्यू बनती है माइनस, मतलब y-1 को आप 1/y भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, लिख सकते क्या है, लिखते ही हैं, है ना, इसको ऐसा लिखते ही हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/y। ओके जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/y। अब इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको हटा दो और आगे आपको अब सॉल्यूशन करना है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको अब इनका सॉल्यूशन करना है, तो आप लिखेंगे जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे नोट कर लो पहले। ठीक है, यहीं पर पहले आप नोट कर लो कि इनका सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन बनता है आपके पास में, इसको थोड़ा नीचे कर लें, यहाँ पे लिखो इसका जो सॉल्यूशन है वो बनेगा, x को मल्टीप्लाई करो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, इक्वल टू में q को मल्टीप्लाई करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से और इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है भाई, q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका आप मतलब सॉल्यूशन कर दो। ठीक है, ये वाला ऐसे होता है। और अगर ऊपर वाले को भी कंप्लीट करना है तो थोड़ा इसको नीचे कर दो, यहाँ पे नोट कर दो, यहाँ पे y dy पहले है, तो y को मल्टीप्लाई करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से और q को मल्टीप्लाई करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, इसका इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, यहाँ पे ये वाला अप्लाई होता है। ठीक है भाई, इनको ध्यान रखना, बिल्कुल आसान है। देखो अगर ऊपर dy है तो यहाँ पे y रहेगा, यहाँ पे dx है तो यहाँ पे x रहेगा। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू होती है ये। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम अभी सेकंड वाला केस अप्लाई कर रहे हैं, तो सेकंड वाले केस के हिसाब से आप आगे नोट करेंगे।
जो हमारा आंसर है x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इक्वल टू में q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसका इंटीग्रेशन करना है y वेरिएबल के रिस्पेक्ट पे। तो x को मल्टीप्लाई करना है 1/y से इक्वल टू q का वैल्यू, q कहाँ पर है, q 2y है, तो 2y को मल्टीप्लाई करना है 1/y से, इंटीग्रेशन करना है y के रिस्पेक्ट पे, तो ये बनता है x/y। x/y इक्वल टू y कैंसिल, तो 2 का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। 2 का इंटीग्रेशन तो भाई सिंपल y आ जाएगा, यस और नो, 2 का इंटीग्रेशन तो y हो जाएगा। तो x के डिनोमिनेटर में y है, इक्वल टू में y है और एडिंग में c है। अब यहाँ पे आप इसको आगे सॉल्व कर लो, ठीक है ना। आगे आप सॉल्व कर लो, ये कंडीशन दे रखी है y1 है x2 है, ठीक है, y1 है x2 है, इसको यहाँ पे हम नोट करेंगे, ठीक है ना। x की वैल्यू क्वेश्चन कहता है 2 है और y का वैल्यू क्वेश्चन कहता है 1 है, तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, इक्वल टू में y की वैल्यू 1 है, एडिंग c है। तो 1 प्लस में c का वैल्यू जो है वो 2 है, यानी कि c का वैल्यू 2 माइनस 1 है, यानी c वैल्यू 1 है, ठीक है भाई। c वैल्यू कितनी है, c वैल्यू 1 है, तो c वैल्यू वापस वहां पर नोट कर देंगे, आंसर अपना कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आगे आप नोट कर देंगे भाई x अपॉन y है, x अपॉन y के इक्वल टू में y प्लस में 1 है, ठीक है ना, x अपॉन y y प्लस 1, चाहो तो y को वहां मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, x इक्वल टू में y इंटू में y प्लस में 1, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आता है x इक्वल टू y y प्लस 1, ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स। ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में 4 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, 3 या 4 मार्क्स में आएगा, ठीक है, 3 या 4 मार्क्स में आएगा। आपको भी बड़ी स्क्रीन पे देखने में बड़ा लग रहा है, बड़ा नहीं है, खाली ये 3 है, 1 2 3, ठीक है ना। ये 3 कॉलम है, ये तो इसका थोड़ा सा हिंट है कि ऐसे ऐसे काम होता है, तो हिंट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, 1 2 और 3, ठीक है, ये 3 कॉलम है, तो आंसर है अपना x इक्वल टू y y प्लस 1, ठीक है। नाउ कम टू दिस नंबर, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आपको अपने केस स्टडी में भी देखने को मिल सकता है और 3 मार्क्स में भी आ सकता है, आपके सीनियर्स के एग्जाम में केस स्टडी में आया हुआ था क्वेश्चन ये, ठीक है। तो क्या कहता है, बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज होता है 5% के कंटिन्यू रेट से, अगर 1000 रुपीज का अमाउंट डिपॉजिट किया जाए बैंक में तो कितना ये अमाउंट हो जाएगा 10 ईयर्स में, और इस वाली वैल्यू का यूज करो, ठीक है। तो जो भी अमाउंट हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो 5% के रेट से धीरे धीरे ग्रो होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है और होता रहता है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, अमाउंट इन बैंक, ठीक है, जो बैंक में हम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं या बैंक अकाउंट में जितना अमाउंट टोटल रहता है वो, ठीक है, एट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम लिखोगे यहाँ पे आप, एट पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर जो टोटल अमाउंट रहता है वो कितना रहता है, तो वो टोटल अमाउंट रहता है अपना ए, ठीक है ना। लेट अमाउंट इन बैंक एट पर्टिकुलर टाइम कितना है, वो ए है। यहाँ फिर इसको ऐसे लिखो, ठीक है, इसको आप ऐसे लिखो, लेट ए, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दो लेट ए बी अमाउंट, ठीक है, जो ए है वो अमाउंट है जो किसी पर्टिकुलर समय पे बैंक में डिपॉजिट रहता है। तो ए का रेट ऑफ चेंज, ठीक है, क्वेश्चन कहता है जो ए का रेट ऑफ चेंज है, तो डी ए, और जो डी ए है वो धीरे धीरे टाइम के हिसाब से चेंज होता है, तो डी टी, डी ए बाई डी टी जो है वो 5% के हिसाब से चेंज होता है। 5% का मतलब होता है 0.05, ठीक है, 0.05, और जो भी अमाउंट चेंज होगा वो किसी ना किसी अमाउंट पे ही इंक्रीज होगा, तो 0.05 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो भी अमाउंट आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो अपने ही अमाउंट का 5% के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है, वो अपने ही अमाउंट का 5% के हिसाब से चेंज होता है। तो 5% ऑफ ए, 5% 0.05, और जो अमाउंट रहता है वो ए रहता है, तो डी ए बाई डी टी 0.05 इंटू ए, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो डी ए के डिनोमिनेटर में ए आता है, इक्वल टू में 0.05 के साथ में सिंपल सा डी टी होता है, इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन, डी ए अपॉन में ए लॉग ए हो जाएगा, ठीक है, लॉग ए इक्वल टू में 0.05 है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल टी आएगा, एडिंग सी हो जाएगा, ठीक है भाई। लॉग ए का वैल्यू अपने पास में ये बनता है 0.05 टी प्लस में सी। अब क्वेश्चन कहता है कितने समय में 1000 रुपीज इंक्री 1000 रुपीज, मतलब कितने समय नहीं, 10 ईयर्स में 1000 रुपीज कितना हो जाएगा। तो 1000 जब हम डिपॉजिट करेंगे उसके बाद ही तो वो इंक्रीज होना चालू होगा, तो पहले इसको डिपॉजिट करो, ठीक है। डिपॉजिट करने का मतलब है जब आपके टाइम का वैल्यू 0 है,
ठीक है, जब टाइम का वैल्यू 0 था तो आपने ए वैल्यू को 1000 को डिपॉजिट कर दिया, तो आंसर बना log 1000। ठीक है, log 1000 इक्वल टू में 0 पॉइंट में 05 इंटू में 0 प्लस में c, तो कांस्टेंट का वैल्यू log 1000 बनता है। ठीक है ना, कांस्टेंट का वैल्यू जो है log 1000 है। इसके बाद क्वेश्चन आपको कहता है कि 10 ईयर्स में वैल्यू कितनी है, तो टाइम का वैल्यू 10 है। ठीक है, t का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे t का वैल्यू 10 है और हमें पता करना है a कितना हो जाएगा, a के आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, a के आगे क्वेश्चन मार्क और टाइम पता करना है, तो log a आएगा। ठीक है, log a इक्वल टू में 0 पॉइंट में 05 है, साथ में 10 आएगा और एडिशन में c वैल्यू log 1000 है। ठीक है ना भाई, c वैल्यू log 1000 है। log 1000 इधर आके माइनस, तो आंसर बनता है log a के सब्ट्रैक्शन में log 1000 है। ठीक है, इक्वल टू में इनको मल्टीप्लाई करने पे 0.5 आता है। माइनस प्रॉपर्टी लोगैरिथम की कहती है आप इसको डिवाइड कर लो, log ऑफ a के डिनोमिनेटर में 1000 कर लो, ब्रैकेट क्लोज करके 0.5 रहने दो। भाई यहाँ पे log है ना, log वहां पे जाके e हो जाएगा, तो e की पावर पे 0.5 है और a के डिनोमिनेटर पे 1000 है। ठीक है ना, a के डिनोमिनेटर 1000 है और e पावर 0.5 है और वही आपको दिया हुआ है 1.648। ठीक है, तो आप लिखते हैं इसको a इक्वल टू 1000 है, 1000 के साथ में e 0.5 है। कभी कभी आपके पेपर में ना ये वैल्यू गिवन नहीं होगी, तो अगर वैल्यू गिवन नहीं होगी तो इतना आंसर छोड़ देना, बस टेंशन मत लेना, आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट है। अभी वैल्यू गिवन है तो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है ना, अमाउंट a इक्वल टू में 1000 है और मल्टीप्लाई करना है 1.648 से। ठीक है, 1.648 डेसिमल हटाया, यहाँ पे 30 आ गया, ये 30 कैंसिल, तो अमाउंट ए आता है 1648। ठीक है भाई, अमाउंट ए जो है बनता है 1648, तो 10 ईयर्स के बाद में जो अमाउंट है 1648 हो जाएगा। ठीक है भाई, 1000 रुपीज अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो वो 1648 हो जाएगा इन 10 ईयर्स। ठीक है ना, अगर 5% के हिसाब से अमाउंट इंक्रीज होता गया होता गया होता गया होता गया और होता गया। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस स्टडी में आने लायक क्वेश्चन है और आया भी है ना, यकीन मानो आया भी है। इस चैप्टर का PYQ जाके देख लो, उसमें मैंने करवाया है। ओके, फिर देखिए ये वाला नंबर। ठीक है ना, बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन वेरी 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 से वेरी इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन है ना। तो क्या कहता है, बैक्टीरिया इन ए कल्चर, बैक्टीरिया काउंट इज इतना, यानी कि स्टार्टिंग का नंबर आपको दिया है 1 लाख है, द नंबर इंक्रीज बाय 10%, नंबर 1 लाख से 10% इंक्रीज हो गया है 2 आवर में, तो कितने समय में जो बैक्टीरिया काउंट है 2 लाख हो जाएगा, अगर रेट ऑफ बैक्टीरिया जो है प्रोपोर्शनल है नंबर प्रेजेंट के। ठीक है, प्रोपोर्शनल है नंबर प्रेजेंट के, तो प्रोपोर्शनल वाली कंडीशन इसमें आपको अप्लाई करनी है। दो ही कंडीशन होती है, या तो रेट गिवन होता है या तो प्रोपोर्शनल होता है। तो जो रेट गिवन है मैंने आपको करा दिया ऐसा करके, जो प्रोपोर्शनल है वो ये वाला है, कर लेते हैं इसको। ठीक है, स्टार्टिंग में तो वही लिखेंगे हम। ठीक है, जो नंबर प्रेजेंट है वो मान लेते हैं p है। ठीक है ना, लेट p बी नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। ठीक है ना, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है एट एनी टाइम t। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जितना नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो कितना है, p है। फिर इसके बाद क्वेश्चन कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि dp, नंबर ऑफ बैक्टीरिया चेंज होता है टाइम के हिसाब से, तो dt, dp बाय dt प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोपोर्शनल है जितना नंबर प्रेजेंट होता है, जितना नंबर प्रेजेंट होता है तो नंबर प्रेजेंट p है, तो ये प्रोपोर्शनल है p के। सेकंड कंडीशन का क्वेश्चन है, प्रोपोर्शनल को हटाना पड़ेगा, तो dp बाय dt। ठीक है, dp बाय dt प्रोपोर्शनल हटके यहाँ पे k हो जाएगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल हटके यहाँ पे इक्वल टू k आएगा और p सेम रहेगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल को हटाने का तरीका ही है इक्वल टू में आपको k करके लिखना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है भाई, dp के डिनोमिनेटर में p है, इक्वल टू में k इंटू में dt है, इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन, dp बाई p करेंगे तो log p हो जाता है और k सेम रहता है, t का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे t आएगा और एडिंग में c हो जाएगा। तो इसका हमें अब यूज करना है और क्वेश्चन की कंडीशन सब्स्टिट्यूट करनी है। सबसे पहली कंडीशन, बैक्टीरिया का काउंट सबसे पहले 1 लाख था। ठीक है ना, सबसे पहले 1 लाख था, तो टाइम का वैल्यू 0 था वहां पे। ठीक है अभी, टाइम का वैल्यू 0 था, तो आप नोट करेंगे जब टाइम वैल्यू 0 है, ठीक है, जब हमारे टाइम का वैल्यू 0 है तो p का वैल्यू 1 लाख है। ठीक है भाई, जो टोटल p का वैल्यू है कुल मिला के 1 लाख है।
ठीक है भाई, टाइम का वैल्यू 0 है और p का वैल्यू 1 लाख है। ओके, तो आंसर हमारा बनता है log 1 लाख। ठीक है भाई, log 1 लाख के इक्वल टू में k को मल्टीप्लाई करना है 0 से और एडिंग करना है c। तो k इंटू 0 0 होगा, तो c वैल्यू log 1 लाख आ गई। ठीक है ना भाई, c वैल्यू जो है सिंपल सा log 1 लाख आ गया। अब आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आगे बढ़ जाओ और आगे क्वेश्चन कहता है कि ये ना नंबर इंक्रीज हो गया है 10% से। ठीक है ना, 10% से इंक्रीज हो गया है। आप तो अकाउंट्स के बच्चे हैं, 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000 होता है। बाकी कुछ बच्चे आर्ट्स वाले हैं, तो देखो 10% करने के लिए कुछ करना नहीं होता, बस एक जीरो हटा दो यहाँ से। ठीक है ना, 10% के लिए एक जीरो हटा दो तो 10,000 आता है। तो 10,000 इंक्रीज हो गया। ठीक है, 10,000 इंक्रीज हो गया है। तो पहले 1 लाख था, अब 10,000 और हो गया, तो 1,10,000 हो गया। ठीक है, 1,10,000 हो गया है। और हमें क्वेश्चन कहता है टाइम का वैल्यू जो है वो 2 है। ठीक है ना, टाइम वैल्यू 2 है, 2 घंटे में 1,10,000 हो गया है। देखो अभी 10% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 10% इंक्रीज हुआ है, तो 1 लाख का 10% करेंगे। ठीक है, 1 लाख का 10% करेंगे, तो मैंने कहा आप एक जीरो यहाँ से हटा दो तो 10,000 हो गया है। ठीक है, इतना इंक्रीज हुआ है। तो पहले 1 लाख था, ठीक है, इसमें और 10,000 आ गया है, तो फाइनल कितना हो गया है? 1,10,000 हो गया है। ठीक है ना, फाइनल कितना हो गया? 1,10,000 हो गया है। तो वो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो log 1,10,000 है। ठीक है, log 1,10,000 है, इक्वल टू में k का वैल्यू सेम है, t का वैल्यू 2 है और c वैल्यू log 1 लाख है। ठीक है भाई, c वैल्यू log 1 लाख हमें क्वेश्चन, मतलब हमने फाइंड करी है, क्वेश्चन ने दिया था, हमने फाइंड करा है। log 1 लाख इधर आके माइनस। ठीक है, तो आप लिखेंगे 2 इंटू के का आंसर जो है log 1,10,000 है। ठीक है, और माइनस में log 1 लाख है। ठीक है ना, अब यहाँ पे बिल्कुल भी पागलपंती नहीं करनी कि 1,10,000 और 1 लाख को माइनस करके आप 10,000 कर दो ना। लोगरिथम का माइनस कंसेप्ट यानी कि डिवाइड करना है। ठीक है, माइनस कंसेप्ट कहता है डिवाइड करो। तो 2 इंटू के का आंसर log ऑफ 1,10,000 है और डिवाइड करना है 1 लाख से। ठीक है भाई, डिवाइड करना है इसको 1 लाख से। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल, 11/10 का मतलब है 1.1। तो 2k का वैल्यू है log 1.1, यानी कि k का आंसर है log 1.1 के डिनोमिनेटर में 2। ठीक है, जो भी log 1.1 का वैल्यू बनेगा उसको 2 से डिवाइड करना है। अब क्वेश्चन ने आपको log 1.1 दिया नहीं है, तो हम ज़्यादा टेंशन लेंगे नहीं, इसी में आंसर रहने देंगे। तो k है 1.1 का जो log है वो वैल्यू डिवाइड में 2। ठीक है भाई, इतना हो गया, k वैल्यू आ गया, c वैल्यू आ गया। k और c वैल्यू फाइंड करने के बाद में क्वेश्चन कहता है आपको जरा ये बताइए। ठीक है, जरा ये बताइए कितने समय में 2 लाख बैक्टीरिया हो जाएगा। तो p का वैल्यू 2 लाख है। ठीक है ना, p का वैल्यू 2 लाख है, टाइम के आगे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है ना, टाइम हमें पता लगाना है और p वैल्यू अपने पे 2 लाख है, तो log 2 लाख हो गया। ठीक है भाई, log 2 लाख हो गया और इक्वल टू में जो k है वो ये वाला वैल्यू है, तो log 1.1 के डिनोमिनेटर में 2 है, साथ में टाइम पता करना है और c वैल्यू अपना 1 लाख है, तो log ऑफ 1 लाख। ठीक है ना, log ऑफ 1 लाख। दोबारा सेम कंसेप्ट, प्लस यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो आप लिखेंगे log 2 लाख है। ठीक है जी, log 2 लाख है, माइनस में log ऑफ 1 लाख है और इक्वल टू में t के मल्टीप्लिकेशन में log 1.1 अपॉन में 2 है। ठीक है, log 1.1 इंटू 2 है, माइनस नहीं करना है, डिवाइड कंसेप्ट। ठीक है ना, डिवाइड कंसेप्ट, तो log 2 लाख बाय 1 लाख हो जाएगा। ठीक है ना, log 2 लाख के डिनोमिनेटर में 1 लाख हो जाएगा और इक्वल टू में सेम रहेगा, t मल्टीप्लाई में log 1.1 है, डिनोमिनेटर में 2 है। ये सब 5 0 कैंसिल, तो log 2 रिमेनिंग है। ठीक है, ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 log 2 हो गया। 2 log 2 के इक्वल टू में t इंटू में log 1.1। ठीक है, आप लिखेंगे t इक्वल टू में 2 log 2। ठीक है ना, आंसर बनेगा 2 log 2 है, 2 log 2 के डिनोमिनेटर में log 1.1 है। ठीक है भाई, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। इसे हम सॉल्व कर नहीं सकते, ना log 2 गिवन है ना 1.1 गिवन है, कैसे सॉल्व करें? तो बस इतना ही आंसर रहेगा ये। ठीक है भाई, 2 log 2 बाय log 1.1, दिस इज द सिंपल सा आंसर। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन रहेगा, बहुत आसान है, बहुत आसान। प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन और रेट गिवन वाला क्वेश्चन।
ठीक है, यही दो कैटेगरी के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। देखो जैसे ये वाला है एक, अमाउंट ऑफ ऑयल पंप फ्रॉम वन वेल, एक कुएं से जितना भी पेट्रोल निकाला जाता है वो डिक्रीज होता जा रहा है 10% के हिसाब से। ठीक है ना, 10% के हिसाब से हर साल 10% डिक्रीज 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 होता जा रहा है। तो क्वेश्चन को पढ़ के लगता है ना रेट गिवन है इसके अंदर, है ना, जैसे बैंक वाला क्वेश्चन था तो रेट गिवन है इसमें, है ना, तो रेट इज गिवन। क्वेश्चन कहता है कौन से समय में, व्हेन विल द वेल आउटपुट फॉल टू 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, कितने समय में जो वेल का आउटपुट है डाउन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा 1/4 अपनी प्रेजेंट वैल्यू का। जो भी प्रेजेंट वैल्यू है, स्टार्टिंग वाला वैल्यू है, प्रेजेंट वाला वैल्यू है, बिगनिंग वाला वैल्यू है, उसका कितने समय में 1/4 हो जाएगा बताइए। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में था कितना ये। ठीक है, स्टार्टिंग में था कितना, और मतलब क्या कहते हैं, इक्वेशन बनाने के लिए किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना है, तो मान लेते हैं लेट कैपिटल पी बी, ठीक है, अमाउंट ऑफ ऑयल। ठीक है ना, कैपिटल पी बी अमाउंट ऑफ ऑयल प्रेजेंट एट एनी टाइम। ठीक है, भी किसी पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर जो अमाउंट होता है वो पी है, तो अमाउंट में चेंज आता है डीपी, टाइम के हिसाब से चेंज होता है, और ये कैसे चेंज होता है 10% के हिसाब से चेंज होता है, तो इक्वल टू में 10% यानी कि 0.1। ठीक है ना, 10% यानी कि 0.1, और साथ में अब 10% किसका, अपनी ही वैल्यू का, अपनी ही वैल्यू से डाउन 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 होता जा रहा है, जितना आपको स्टार्टिंग में मिला था उतनी वैल्यू का डाउन 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 होता जा रहा है। तो 0.1 इंटू में पी, और डाउन 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 हो रहा है तो माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, मैथमेटिक भाषा में डाउन 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 मतलब माइनस, और अप 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 मतलब प्लस, तो डाउन 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 माइनस, तो माइनस 0.1 इंटू पी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dp के डिनोमिनेटर में p है, इक्वल टू माइनस में 0.1 है। ठीक है ना, और यहाँ पे आप dt भी लिख दो, तो इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन dp बाई p से log p हो गया ये। ठीक है, और यहाँ पे है आपके पास माइनस में 0.1 इंटू टी प्लस में सी। ठीक है, log p इक्वल टू में माइनस में 0.1 इंटू टी प्लस सी, ये अपने पास में इक्वेशन बनती है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आपको कहता है कि अपनी स्टार्टिंग वैल्यू का 1/4 कब होगा, तो पहले हमें पता होना चाहिए ना कि स्टार्टिंग में है कितना वो, है ना, वी नीड टू नो कि स्टार्टिंग में कितना है। तो स्टार्टिंग वैल्यू के लिए हम इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट करेंगे और ऊपर मेंशन करेंगे एंड इनिशियली। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में कितना था, तो स्टार्टिंग में ये P0 था। ठीक है, भी स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में P0 था, तो स्टार्टिंग वाला वैल्यू P की वैल्यू P0 है जब टाइम का वैल्यू 0 था, तो आंसर बनता है log ऑफ P0 के इक्वल टू में माइनस में 0.1 इंटू में 0 प्लस में C, यानी कि कांस्टेंट इंटीग्रेशन log P0 है। ठीक है, भी कांस्टेंट इंटीग्रेशन log P0 है। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, log P0 आ गया अपने पास में। अब 1/4 इसको डाउन करना है, अपनी ही वैल्यू का 1/4 कब हो जाएगा, 1/4 यानी कि P का वैल्यू जो है 1/4 हो जाना चाहिए। ठीक है ना, 1/4 हो जाना चाहिए, और अपनी स्टार्टिंग वैल्यू यानी कि P0 का, ठीक है ना, स्टार्टिंग वैल्यू का P 1/4 हो जाना चाहिए, तो 1/4 P0, और कितने समय में होगा पता लगाना है, टाइम के आगे क्वेश्चन मार्क है, तो इसको अब यहाँ पे नोट करेंगे, अभी लॉग है। ठीक है ना, P की वैल्यू 1/4 के साथ में P0 है। ठीक है, 0.1 सेम रहेगा, माइनस में 0.1 है, T का वैल्यू हमें पता करना है, और C वैल्यू हमने log P0 लिखा हुआ है। ठीक है ना, C log P0 है, तो सिंपल सिंपल इक्वेशन आ गई आपके पास। log P0 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो log ऑफ 1/4 है, साथ में P0 माइनस में log P0 है। ठीक है, और इक्वल टू में माइनस में 0.1 इंटू टी है। ठीक है, माइनस में 0.1 इंटू टी है। यहाँ पे डिवाइड कंसेप्ट लगाएंगे, तो log ऑफ 1/4 इंटू P0 को डिवाइड करना है P0 से, ब्रैकेट क्लोज है, माइनस में 0.1 इंटू में T है, P0 P0 कैंसिल, तो log 1/4 आ गया ये। ठीक है, भी कितना आ गया, log 1/4 है, तो log 1/4 का आंसर माइनस में 0.1 इंटू में T आता है ये। ठीक है ना, माइनस में 0.1 टी आता है, तो ये जो माइनस 0.1 है माइनस इधर कर दो, 0.1 को आप डिवाइड करके 1/10 लिख लो। ठीक है, माइनस इधर आ जाएगा, तो आपके पास आएगा माइनस में log 1/4।
ठीक है भाई, कितना आता है माइनस में log 1/4, और यहाँ पे कितना रहता है 0.1 को लिखना है 1/10, ठीक है, डेसिमल हटाया 1/10 इंटू में टी, तो टाइम का आंसर जो है माइनस में 10, 10 वहां चला गया, माइनस में 10 इंटू में log 1/4 है, ठीक है, -10 log 1/4 है। आप कहेंगे सर बड़ा अजीब सा आंसर आ रहा है, अजीब सा नहीं है, log 1/4 नेगेटिव होता है, ठीक है ना, log 1/4 का जो आंसर निकल के आता है माइनस आता है, तो log 1/4 माइनस, और उस माइनस के साथ में आगे वाला माइनस कट के प्लस हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें log नेगेटिव नंबर दिया नहीं हुआ, तो आप एक काम करें, इसको प्लस कर लें, ठीक है, आप इसको प्लस कर लें, ये जो माइनस है इसको ऊपर ले जाए वहां पे, ठीक है ना, आपने तो इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, आपको पावर रूल पता है, -1 को ऊपर ले जाओ, 1/4 पे -1 हो जाएगा, और फिर रेसिप्रोकल होकर के प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, ये बनेगा 10 इंटू में log 4, ठीक है भाई, कितना आएगा जी ये 10 इंटू में log 4 आएगा। और मैं कहता हूं अगर log 4 आ रहा है ना, तो आप log 2 का वैल्यू याद कर लो, 0.6939 होती है, या 0.69 कंसीडर करके सोल्व कर दो खाली, ठीक है, अभी मैं इसको वैसे ही कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, या पूरा पूरा सोल्व करूँ, बताओ, 6931 आंसर होता है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाई, 6.31 होता है, ठीक है ना, जो log 2 का आंसर आता है 0.693 और 1 आता है, ठीक है, ये वाली वैल्यू आप लर्न कर लो, ठीक है, log 2 इक्वल टू में 0.6931, तो इसको 4 को log 2 बनाने के लिए ध्यान से देखिएगा 2 पावर 2 कर देंगे, ठीक है, 10 इंटू में log ऑफ 2 पावर 2 है, पावर 2 आगे आ जाएगा, तो t इक्वल टू में 2 इंटू में 10 इंटू में log 2, ठीक है ना, 2 इंटू में 10 इंटू में log 2, ठीक है, log 2 का वैल्यू वो है 6931, तो t इक्वल टू में 2 इंटू में 10 इंटू में 0.693 और 1 है, तो t इक्वल टू में मल्टीप्लाई कर दो अब, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2 है, 2 3 जा 6 है, 2 9 जा 18 है, कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 13 है, जीरो है, 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो टाइम वैल्यू आती है 13 पॉइंट में 862, ठीक है, और ये ईयर्स है, ईयर्स है क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ इन्होंने, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ईयर्स मान लो, ठीक है ना, तो इतने साल बाद में वैल्यू जो है अपने 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 13.8 साल लगेंगे, ठीक है ना, 13.8 ईयर्स, 13 साल और 8 महीने लगेंगे, जो अपना वैल्यू मतलब अपनी ही वैल्यू का पेट्रोल डाउन होकर के 1/4 हो जाएगा, ठीक है भाई, तो ये वाला कंपल्शन नहीं है, ठीक है, ये वाला करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से करा है, सो डैट आपको आंसर देखने में थोड़ा अच्छा लगे कि अच्छा हाँ आंसर है अपना 13.8 ईयर्स, ठीक है, अदरवाइज आंसर वहीं पे खत्म हो जाएगा आपके एग्जाम में 10 log 4, सिंपल एकदम, ठीक है ना, 10 log 4 बिल्कुल सिंपल, ओके। तो भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको जो हमने करवाए हैं, ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने जो आपको करवाए हैं, जो मुझे लगता है इस बार आ सकते हैं, ठीक है, ये वाली वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है, साथ में इनको देखना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट देखो मेरे भाई, पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट 100% मैं कहता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, इन्हीं प्लेलिस्ट से आने हैं, जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ वैसे ही आप पढ़ते जाइए, 1000% आपके एग्जाम में क्वेश्चन वही आएंगे जो हम आपको करवा रहे हैं, वादा है मेरा, जिस दिन पेपर होगा उसी दिन 3 बजे आके पेपर डिस्कस करके आपको दिखाऊंगा कि देखो जो पढ़ाया था वही आया है, ठीक है, तो इनको पढ़ लो भाई जाके, ठीक है ना, आज हमने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का ये अपना कंप्लीट करवा दिया है, अब अगली वीडियो में इसका अगला चैप्टर प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी के आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, और वीडियो को शेयर कर दो यार, ठीक है, अपने दोस्तों को भी बता दो कि डिफरेंशियल इक्वेशन के मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं, आप लोग भी कर लो, ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, कल मिलते हैं और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हम करते हैं, ओके, चलिए बाय बाय, गुड नाइट।